बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे फिर से मौका दिया है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं। मैं जानता हूं मुझे महीने से ऊपर हो गया है, मैंने जानबूझ के पूरे रमज़ान कुछ भी नहीं डाला। मुझे नहीं लगता मुझे कुछ ज़रूरत थी, क्योंकि रमज़ान ख़ुद एक इतना बाबरकत और भारी महीना होता है कि वो अच्छे खासे आदमी को सेट कर देता है। आप ख़ुद देखें ना, इस्लाम के 5 मेन रुकन हैं। सबसे पहले कलमा आ गया, ठीक है, फिर आ गई नमाज। इन दो पे तो मैंने एक व्लॉग बना के डाल भी दिया हुआ है। अब तीसरी चीज़ है रोज़ा, और रोज़े को आप हल्का ना लें। रोज़ा लिटरली आपकी बॉडी की, आपकी सोल की और आपके माइंड की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और इस डिटॉक्सिफिकेशन के दौरान जो आपको दर्द महसूस होता है ना, वो सिर्फ जिस्म की हद तक होता है, वो आपकी रूह तक नहीं पहुंचता। मतलब आप खुद सोचो ना, आपने 1 महीना रोज़े रखे हैं, अब आप ईद के दिन जब खाने बैठोगे थोड़ा सा अजीब नहीं महसूस होता? क्योंकि 1 महीने तक एक चीज़ को कर करके जिस्म को आदत हो जाती है। 1 महीना बहुत होता है सर। असल में हम लोग ज़्यादातर जो रोज़े रखते हैं ना, वो इस नीयत से रखते हैं कि बस इफ्तारी अच्छी सी हो जाए। और इस चक्कर में रोज़े का जो मेन कॉन्सेप्ट है कि अपनी भूख को काबू में लाना है, वो हम भूल जाते हैं। इसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ जी। मैंने भी बहुत गलत तरीके से रोज़े रखे हैं, सिर्फ जान छुड़ाने के लिए रख रहा होता था। इस दफ़ा इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने रोज़ों पे फोकस करता हूँ, आप अपने रोज़ों पे फोकस करें। क्योंकि अगर आपने ये फोकस किया है, आपने अगर बैठ के रोज़े के दौरान अपने ऊपर रिफ्लेक्शन की है, तो आपको अपनी खुदी, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स सब इस वक्त क्लियरली दिख रहे होंगे। आपको पता होगा आपको लाइफ में क्या चाहिए। और अगर नहीं पता तो उसकी मेन वजह डर है। डर को हल्का ना लें, ठीक है। डर एक टीचर के बराबर है, डर एक बहुत बड़ा उस्ताद है जी। क्योंकि डर आपके अंदर बाउंड्रीज क्रिएट करता है। खुद ही सोचे ना, कोई काम आपको करना हो और दिल से करना हो तो डर लगता है ना कि यार ये अगर गलत हो गया तो क्या करूँगा, फंसवा ना जाऊँ, काम ना ख़राब हो जाए। डर ही होता है ना जो आपको मेनली चला रहा होता है। और 22-25 साल की उम्र तक डर ही आपको चलाता है। आपके अंदर पैशन भी जो आ रहा होता है वो किसी ना किसी डर की वजह से होता है कि अगर मैंने ये चीज़ अचीव ना की तो मैं शायद ज़िंदगी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊँगा। और आप कोई भी डर उठा के देख लो, डर हमेशा जड़ में मौत से आ रहा होता है। क्योंकि आपकी जो इंसानी बॉडी है, ये नफ्स चला रही है। माने या ना माने, मेजॉरिटी टाइम पे नफ्स ही चला रही होती है। बहुत मुश्किल से आपको लोग मिलेंगे जो उनकी नफ्स उनके काबू में होगी। और अगर नहीं भी मिले तो आपको इतना आइडिया हो गया होगा मेरी बातें सुन सुन के कि जब तक आपका मुंह चल रहा है ना, आपकी नफ्स ऑन है। मतलब आप मेरी नफ्स से ही इस वक्त बात कर रहे हैं। और मेरी नफ्स हमेशा कोशिश करेगी कि मुझे कंफर्टेबल माहौल में रखे ऐसी चीज़ों से मुझे दूर रखे जिनकी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है। और हमेशा अपनी गलती दूसरों पर डालने की कोशिश करेगी। अब अगर ये मैं इफेक्टिवली कर रहा हूँ तो मैं नार्सिसिस्ट बन जाऊँगा, और अगर मैं ये इफेक्टिवली नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं एक बहुत ही वो टिमिड किस्म का, आसानी से दब जाने वाला इंसान, कोई भी कुछ भी आके बोल के चला जाए, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना आपके ऊपर वो आपने उसको मतलब रेगमाल बना दिया है। वो बाथरूम का वो है, मैट है, उस पर कोई भी पैर लग के चला जाए आपको कुछ फील ही नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर डर ने इतना गहरा घर किया हुआ होता है कि आप कुछ भी बोलते हुए, कुछ भी कहते हुए कतराते हो। और यहाँ से शुरुआत होती है झूठ बोलने की, ठीक है ना। क्योंकि झूठ की जो मेन बुनियाद है, जो मेन सोर्स है, वो डर है। इस बात का डर कि अगर उसको ये पता लग गया, अगर ये बात बाहर आ गई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, या मैं किसी से बात करने लायक नहीं रहूँगा। देखें, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि डर, फियर, खौफ, ये आपकी बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। ये आपको परेशान करने के लिए नहीं है, ये आपकी मदद करने के लिए है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि सिर्फ मुझसे डरो। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो तो खुद ब खुद एक उसका डर बैठ जाता है दिल में। तो ये वो वाली मोहब्बत और वो वाला डर कहा जा रहा है। ये इसमें ये डर थोड़ी है कि हाय अल्लाह ताला मारेंगे, अल्लाह ताला डांटेंगे। भाई अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा रखा हुआ है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको सांस आ रही है, आप सुकून से बैठे हुए, आपका इंटरनेट चल रहा है, आपको खुराक मिल रही है। आपके घर में कम अज़ कम एक ऐसा कोना ज़रूर होगा जहाँ आप जहाँ के बैठते हो तो आपको सुकून मिलता है। इतना आपके पास है ना, तो आप दुनिया के मेरे ख्याल से 5 या 6% पे आते हो। ये इतनी बड़ी नेमत है कि आपका खाना पूरा हो गया, सोने को जगह है, सर पे छत है, और कम से कम एक शख्स से बात करने वाला जिससे आप दिल से बात कर सकते हो। अब अगर आपकी ज़िंदगी में वो एक शख्स नहीं है जिससे आप खुल के बात कर सको, तो आपके अंदर वहम, डर, इस तरह की चीज़ें जमा होना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, डर को इस तरह समझें कि डर आपके अंदर आना शुरू होता है 3 से 5 साल की उम्र में।
जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब एक बच्चा 3 साल का होता है ना, तो उसका मोटर कंट्रोल परफेक्ट होना शुरू हो जाता है। मोटर कंट्रोल का मतलब ये हाथ पांव चलाएगा, दूसरों से बातें करेगा, चीज़ों को जाके छेड़ेगा, लोगों से इंटरैक्ट करने की कोशिश करेगा, एक रिलेशनशिप बनाएगा। इस्लाम में कहते हैं ना, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि बच्चे को 7 साल की उम्र तक सीने से चिपटा के रखो। इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूल नहीं भेजो, इसका मतलब है कि उस बच्चे को इस वक्त सिर्फ प्यार दो। उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसकी ईगो बिल्ड हो रही है, और अगर हेल्दी ईगो बिल्ड होगी तो आगे जाके ना सिर्फ अपने लिए आसानियां करेगा बल्कि दूसरों के लिए भी करेगा। अब 3 से 5 साल की उम्र के बीच में अगर आपको घर में बहुत टॉक्सिक माहौल मिला है, या आप पे बहुत रोक टोक की गई है, और ये प्रॉब्लम आपको देसी फैमिलीज़ में मिलेगा, क्योंकि देसी फैमिलीज़ यूजुअली एक चीज़ को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं कि मुझे मेरे अब्बा ने ऐसे सिखाया था तो मैं अपने बच्चों के साथ भी ऐसा करूँगा। अब इस वक्त तो एक ख़तरनाक किस्म का जनरेशन गैप आ चुका हुआ है ना, 3 से 5 साल के अंदर इतने कंप्यूटर की चिपें बदल चुकी हैं कि उतने इंसान नहीं बदले होंगे। तो वो जनरेशन गैप 20 to 30 ईयर्स का है, जो हमें 5 या 6 साल के लोगों में फील हो रहा है। वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि उनकी अब अपब्रिंगिंग आप पुराने स्टाइल से नहीं कर पा रहे हो, और वो आपसे रिबेल कर रहे हैं। अगर रिबेल कर रहे हैं ना तो अच्छी बात है, और ये 3 से 5 साल की उम्र के बीच में अगर रिबेल कर रहे हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो बच्चा या बच्ची, मेल फीमेल जो भी हो, उसके अंदर जो भी इमोशंस हैं, अगर वो बचपन में उनको एक्सप्रेस करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, खेलेगा, कूदेगा, लोगों से लड़ाइयाँ भी करेगा, फड्डे भी करेगा, तो वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको अपने ऊपर भरोसा आएगा। ठीक है, वो अपने आप पे यकीन रखेगा, जिसे आप सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हो। और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी पावरफुल चीज़ है कि आप में अगर सिर्फ खुद पे भरोसा हो ना, तो भी आप दुनिया फतह कर सकते हो। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं ना कि अगर काफिर मेहनत करता है तो मैं उसको भी उसका इलाज देता हूँ, उसको भी उसका अजर देता हूँ, उसको भी उसका फ़ायदा देता हूँ। तो हम मुसलमान हैं, हमारे लिए तो और ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम तो अल्लाह ताला से हर वो कांटेक्ट में हैं। हमारा तो कर्मा का भी मसला नहीं है, हमारा तो अदल होता है, हमारा तो इंसाफ होता है, हमारा तो दीन ये हमें कहता है कि जो भी चीज़ तुम्हारे नसीब में लिखी है वो दुआ करोगे बदल जाएगी। रोज़े के दौरान दुआ करो, नमाज के दौरान दुआ करो, चलते फिरते दुआ करो, चीज़ें चेंज होती जाएंगी। लेकिन अगर आपने अपनी 3 साल की उम्र से लेके 5 साल की उम्र तक एक अच्छा माहौल नहीं देखा, एक ऐसा फादर नहीं देखा जिसने आपको इनकरेज किया हो टोकने की बजाय, ठीक है ऐसे ही मदर नहीं देखी जिन्होंने आपको पैम्पर किया हो, बजाय एक होता है ना ओवर प्रोटेक्टिव हो जाना कि बच्चे को बिल्कुल ही सीने से चिपका के रखो, इसको किसी की नज़र नहीं लगने दो। इससे भी बच्चे को नुकसान होता है, क्योंकि 3 से 5 साल की उम्र में उसकी सोशल स्किल्स डेवलप हो रही है। अब ये नहीं डेवलप हुई ना अगर 3 से 5 साल की उम्र में घर में लड़ाइयों की वजह से, स्कूल की वजह से, इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कोई बीमारी आ गई जिसकी वजह से उसको घर वालों ने छुपा छुपा के रखा, हज़ारों वजूहत हो सकती हैं। लेकिन आपने गौर करना है कि जब आप 3 से 5 साल की उम्र के बीच में थे, उस वक्त की कोई चीज़ थोड़ा बहुत आपको याद है, कोई बचपन की फ़ोटोग्राफ्स होंगी, अम्मा अब्बा के साथ बैठो, भाई बहनों के साथ बैठो, उनसे पूछो कि मैं इस उम्र में कैसा होता था, तो आपको खुद ही सोर्स मिल जाएगी कि आपका डर आ कहाँ से रहा है। क्योंकि बचपन की जो बिहेवियर्स होती हैं वही आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी को पक्का करती हैं। और अगर आप 30 साल की उम्र से ऊपर चले गए हो तो फिर आपको करनी पड़ेगी मेहनत, फिर आपको बैठ के माइंड मैपिंग करनी होती है। मैंने 2-3 अपने स्टूडेंट्स के साथ ये किया भी है, आई होप कि उनको फ़ायदा हुआ हो। ज़्यादातर का तो मुझे बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन अगर आप 30 के प्लस हो ना, तो इस बात को समझें कि आपके दिमाग में जो है ना एक पूरा इतना बड़ा सा पीस बन गया है साइनेप्सिस का। दिमाग के अंदर रगे होती हैं ना, इनको साइनेप्सिस कहते हैं। तो जैसे जैसे आपकी कोई मेमोरी पक्की होती जाती है, सॉलिड होती जाती है, और आप उसको छेड़ते नहीं हो, आप कहते हो नहीं ये सही है, मैं इसको संभाल के रखूँगा, ये मेरी बचपन की यादें हैं, ये मेरे फेवरेट उसकी यादें हैं, ये इसकी यादें हैं, उसकी यादें, वो यादें जो है ना जमा होते होते हैं एंड में ट्रॉमा बन जाती हैं। क्योंकि उन यादों के अंदर आपने ये नोटिस नहीं किया होता कि उन यादों में आप किसी और को फॉलो कर रहे हो, आप अपने आप को फॉलो नहीं कर रहे। और मेजॉरिटी केसेस में, स्पेशली देसीज़ के अंदर, आपको ये मसला मिलेगा कि उनके अब्बा ने उनको जो बोला, उनके ताता ने बोला, उनके चाचा ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, यार हमारे बड़े बुजुर्ग ये बोलते थे इसलिए हम ये कर रहे हैं। ये हरकत करने की वजह से हमारी पिछली पूरी जनरेशन जो है वो डैमेज हुई है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो आपका क्राइसिस है ना, वो अपब्रिंगिंग और पेरेंटिंग का ही बना हुआ है। क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अब तो वो पुराने टेक्निक्स कुछ काम ही नहीं करेगा। अब तो आपको जड़ से हर चीज़ नहीं बनानी पड़ेगी। अब आपको अपने बच्चे के साथ बैठ के मोबाइल पे जो है कोको मेलन की वीडियो देखनी है, ताकि वो उस वीडियो से अटैच ना हो, वो आपसे अटैच हो, उसका लाइफस्टाइल ऐसा हो कि वो अकेले भी बैठे ना तो आपको खुद ही बुलाए। ये करना है, ये हम नहीं कर रहे हैं। उल्टा हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों पे प्रेशर डाल रहे हैं। और ये प्रेशर अभी नहीं दिखेगा, ये दिखेगा 25, 30, 35 साल की उम्र में। और उस वक्त इतना मुश्किल हो जाता है एक बंदे को अपनी ईगो से डील करना कि उसको ऐसा लगता है कि मैं तो मरा जाऊंगा, मतलब कुछ भी करके मुझे अपने आप को बस ऐसे ही चलाते रहना है। अब इसके 2 इलाज हैं। पहला इलाज तो सबसे आसान है,
ठीक है, कि जब 3 से 5 साल की उम्र में हो तब अच्छे माहौल में रहो, ठीक है। अब आपके आसपास अगर कोई बच्चे हैं तो कोशिश करें कि एट 7 साल की उम्र तक तो खींचो यार, 7 साल की उम्र तक उस बच्चे को प्रोटेक्शन दो, उसको मोहब्बत दो। कोई गलती कर रहा है ना, करने दो, ठीक है। उसको ये नहीं जाके बोलो कि तुम गलत कर रहे हो, उसको ये जाके बोलो कि इसको सही करने का तरीका ये है, ठीक है ना। पॉजिटिव वाइब्स दोगे ना, उस बच्चे के अंदर डर नहीं बैठेगा, उस बच्चे के अंदर किसी तरह की डिज़ायर्स नहीं दबेंगी। तो वो जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसका जो डर है वो हेल्दी डर बन जाएगा। लेकिन ना, 2 तरह के डर होते हैं। एक वो डर है जो आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगा, कि आप पे अचानक से वो क्या कहते हैं ना, डर का अटैक आता है तो पूरा सिर से पाँव तक बंदा कांपना भी शुरू हो जाता है, थोड़ी देर के लिए हाथ पाँव फूल जाते हैं। ये अटैक अगर आपको बचपन में आ गया और आपके घर वालों ने आपको सही से माहौल दे दिया, केटर कर दिया कि चल कोई बात नहीं, हो गया, खैर है, तोड़ दिया ना, कोई बात नहीं, वो अपनी एंगर से और अपनी फियर से डील करना सीख जाएगा। अगर उस एज ग्रुप के अंदर 3 to 5 के अंदर उसके अंदर ट्रॉमा फंस गया तो ये ट्रॉमा उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाएगा, और ये प्रॉब्लम्स आपको आगे जाके दिखते हैं। अगर आपको एडिक्शन के प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, आपको ऐसा कोई बंदा दिख रहा है जो बहुत इंट्रोवर्ट है, लोगों से इंटरैक्ट नहीं करता, या फिर ऐसा कोई शख्स आप देख रहे हो जो बहुत मतलब सख्त लहजे का है, तर दिमाग है, कि मतलब जो मुंह में आया बोल दिया और कोई फ़िल्टर नहीं है। मतलब मैं भी ऐसा करता हूँ, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनसे कंट्रोल ही नहीं होता, ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि आधे से ज़्यादा लोग तप जाते हैं। ये डर की वजह से होता है। अब डर के इलाज पे आते हैं। सबसे पहला इलाज जो डर का है ना, वो तो ये एक्सेप्ट करना है कि ये सिर्फ आपके दिमाग में है, एक मेमोरी है। ज़िंदगी में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपका जिस्म प्रोसेस ही नहीं कर पाया। सोचें आपके सामने किसी बहुत ही प्यारे का एक्सीडेंट हुआ है, तो ट्रॉमा की मेमोरी होती है ना। अब वो एक्सीडेंट अगर आपने बिल्कुल बचपन में देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट देख लिया, चलो ठीक है, ये होता भी बहुत है कि इस वक्त कराची में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो आपके अंदर सारी ज़िंदगी के लिए ट्रॉमा बैठ जाएगा कि मैं बाइक पे नहीं बैठूंगा, बाइक को देख के भी डर लगेगा। होता है ना लोगों के साथ। मतलब ये तब होगा कि किसी लव्ड वन को, कोई बहुत अजीज़ है, उसको आपने बाइक एक्सीडेंट में खोया हो, तो ज़िंदगी भर के लिए वो ट्रॉमा बैठ जाएगा। अब इस ट्रॉमा को निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि जाओ जाके बाइक चलाना सीखो। वो ड्यू का इश्तिहार भी है ना, डर के आगे जीत है, उन्होंने ऐसी तो नहीं बोला, उसकी एक लॉजिक है। आप साइकोलॉजी में जाओ तो आपकी फियर, ठीक है, आपकी फियर आपको अपाहिज करती है, क्योंकि फियर आपके अंदर बाउंड्रीज लगा रही है कि इस लिमिट से आगे मैंने नहीं जाना। अब अगर हेल्दी लिमिट्स हैं, जैसे अगर आपने लिमिट लगाई हुई है कि मैंने नमाज़ 5 वक्त की पढ़नी है, तो अगर आप नमाज़ छोड़ोगे ना तो आपके अंदर एक डर आएगा कि या अल्लाह मैंने नमाज़ छोड़ दी, एक घबराहट होगी, तो ये तो हेल्दी घबराहट हो गई। इसी तरह ऑफिस जाना है तो उसके लिए टाइम पे पहुंचना है, ये वाली फियर हेल्दी फियर हो गई। लेकिन आप फजूल में अपने घर वालों से बात करते हुए डर रहे हो, आप अगर फॉर एग्जांपल अपनी बेगम से खुल के बताने में डर रहे हो कि आज तुमसे कुछ गलती हो गई है, या अगर तुम अपनी अम्मा को जाके बताते हुए डर रहे हो कि यार आज स्कूल में मेरे से लड़ाई हो गई है, तो फिर आपका अपने डर के ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये कंट्रोल हासिल करने के लिए मेहनत लगती है, ठीक है, लेकिन इसका एक आसान तरीका भी है। मेहनत वाला तरीका ये है कि आपने अपने आप को बिठाना है अकेले, बिल्कुल अकेले, और बैठ के वेट करो अपने इमोशंस का बाहर आने का, ठीक है। इंसान की साइकी इस तरह से काम करती है कि मिनिमम आपको 30 मिनट्स तक अगर आप अपनी बॉडी को स्टिल रखोगे ना, तो आपकी ईगो आपसे लड़ेगी, अना आपको फोर्स करेगी, ये जाके करना है, वो जाके करना है। उस वक्त कुछ भी नहीं करना है। जो फीलिंग्स आ रही हैं, जो थॉट्स आ रही है ना, इनको ऑब्जर्व करें कि अच्छा ये इधर से आई है, ये इधर से आई है। इमोशंस आएंगे ना, बॉडी के नीचे से आते हैं, और थॉट है, ख्यालात हैं जो हैवी किस्म के होते हैं, ट्रॉमेटिक होते हैं, वो ऊपर से आते हैं। पहले तो ऑब्जर्व करें कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये फ़र्क करें कि थॉट क्या है और इमोशन क्या है। अब अगर इमोशन है ना, तो उसका बड़ा सिंपल सा हल है, आप जिस चीज़ से डर रहे हो उसी डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें पहाड़ से कूदने में डर लगता है तो जाके पहाड़ से कूद जाओ, नहीं। इसको हम कहते हैं इमोशन मेमोरी। आपने अपने माइंड में वो सिचुएशन बनानी है कि मैं पहाड़ से कूद रहा हूँ, और माइंड में इमेजिन करो कूदना। और मज़े की बात यह है कि आपका माइंड, आपका दिमाग ये फ़र्क नहीं कर सकता कि इमेजिनेशन क्या है, रियलिटी क्या है। इसलिए होता है ना, जब इमेजिनेशन में सिर्फ ख्याल में डर लगता है तो बंदा पूरा कपकपा जाता है, मतलब हुआ कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ सोच सोच के पागल हो जाता है, क्योंकि आपका माइंड ये फ़र्क नहीं कर सकता रियलिटी क्या है, फेक क्या है। तो आपको अगर अपनी फियर पता है और आप इस फियर को कॉन्कर करना चाहते हो, तो आप अपने माइंड में बैठ के सिचुएशंस बनाओ और उन सिचुएशंस से गुजरो। अपनी बॉडी को बार बार फियर से गुजारो ताकि उस फियर की आदी हो जाए और वो आप पे असर करना बंद कर दे। और जो दूसरा तरीका है वो है अल्लाह ताला के हवाले कर दो। अल्लाह ताला के हवाले करने का मतलब क्या है, इसकी साइकी समझे, क्योंकि अल्लाह ताला, ठीक है, अल्लाह पाक को हम नहीं समझ सकते। इंसानी सोच के भी बाहर है, कॉन्सेप्ट के भी बाहर है, कि एक फॉर्मलेस, मतलब एक ऐसी एंटिटी जो एनर्जी से भी ऊपर है, लेकिन वो हम सब से अटैच्ड है, अभी भी वो हमारे बीच में मौजूद है।
इस एंटिटी को, इस अल्लाह ताला को जब आप कॉन्वर्जेशन में इन्वोक करोगे ना, बात करोगे उनसे, उनसे दुआ करोगे, उनको जाके बोलोगे कि मुझे अपने अंदर से ये डर निकालना है, मुझे रास्ता बताइए। ये नहीं बोलना या अल्लाह मेरे अंदर से डर निकाल दे, क्योंकि अल्लाह ताला क्या क्या कहते हैं, मैंने आपको दुनिया में भेजा है, दुनिया में आपको मैं हिदायत दूंगा, ठीक है। तो अल्लाह ताला हिदायत देते हैं। ये बड़ी गलत सोच होती है कि हम यहाँ बैठ के बाद दुआ करेंगे हमारे हाथ में हर चीज़ आ जाएगी। अगर आ रही है ना तो उससे भी अल्लाह ताला आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुसब्बिबुल असबाब दुनिया है। आपने अपनी फियर को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर अल्लाह ताला को खुल के सब कुछ बताना है कि ये मेरी फियर है, इस वजह से मुझे डर लगता है। और ये आप जितनी बार अल्लाह ताला से कॉन्वर्जेशन करोगे ना, उतनी जल्दी आपकी ये फियर आपके कंट्रोल में आएगी। अब ये कॉन्वर्जेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये कॉन्वर्जेशन आप खुद से करते हो, अल्लाह ताला से करते हो, और अगर नॉन मुस्लिम हो तो फिर आप कोई थेरेपिस्ट पकड़ोगे, उससे करते हो। जब तक आप वोकली अपनी फियर्स को अपने मुंह से बाहर नहीं निकालोगे ना, वो फियर्स आपके अंदर एक जिन की तरह बैठे हुए हैं, ठीक है। वो अंदर एक खुर्राट किस्म का जानवर है जो जब ट्रिगर होगा बाहर आएगा और आपको हमेशा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर आपने 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स अपनी प्रैक्टिस बना ली ना कि मैं रोज़ ज़िंदगी में, ठीक है, या 1-2 दिन करना नहीं है, ये रोज़ करना है। क्योंकि अभी आपने बचपन की फियर्स तो ठीक है, आपने 1-2 हफ्ता नहीं, आपने महीना लगा दिया, बल्कि आपने पूरा 1 साल जान लगा के अपने बचपन के सारे ट्रॉमास निपटा दिए। फिर आप ज़िंदगी में निकलोगे तो अब ज़िंदगी के ट्रामास आएंगे ना, ट्रॉमा ख़त्म तो नहीं होते, एक प्रॉब्लम ख़त्म होता है दूसरा वापस आता है, इसी को ज़िंदगी कहते हैं। तो आपने अपने आप को मेंटली इक्विप्ड रखना है कि अब मेरी तरफ अगर ट्रॉमा आएगा, मेरी तरफ अगर फियर आएगी, तो मुझे पता है कि ये क्यों आ रही है, ये फियर ट्रिगर किस वजह से हो रही है। इतनी सी बात है, लेकिन अमल करने में इतनी बड़ी है। असल में आजकल हम खुल के किसी से बात भी तो नहीं कर पाते ना। हमें डर लगता है कि माँ बाप से खुल के बात करेंगे तो वो गुस्से में आ जाएंगे, हमें डर लगता है हम दोस्तों से खुल के बात करेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये जो डर हमारे अंदर बैठा हुआ है ना, ये डर ही इस वक्त मुसलमानों को अंदर से खा रहा है। क्योंकि हम डर के मारे कुरान नहीं खोलते कि पता नहीं हम कुछ ऐसा ना पढ़ ले जो हमें समझ ना आए, कहीं हम कुछ ऐसा ना पढ़ ले जिससे हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए, क्योंकि हम जिस तरह चल रहे हैं हमें इसी तरह चलाना है। किसी आलिम को सुन लो, किसी मौलाना को सुन लो, उनकी बात सुन लो, खुद रिसर्च नहीं करना। जब तक आप खुद घुस के रिसर्च नहीं करोगे, जब तक आप खुद अपने आप को अकेले हैंडल करना नहीं सीखोगे, आप अपने डर को कंट्रोल कर ही नहीं सकते। क्योंकि एंड में आपने खुद ही अपने आप को कंट्रोल करना है। अच्छा, डर की एक बड़ी खासियत ये है कि डर हमेशा इन द सोर्स मौत का ही होता है, ठीक है ना। कि हाय हाय अगर ये हो गया तो मैं मर जाऊंगी, हाय हाय ये हो गया तो मैं मर जाऊंगा, ये हो गया तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मौत का डर है ना। तो पहले तो इस बात को आपने क्लियरली एब्जॉर्ब करना है बैठ के कि जो मौत है वो सिर्फ जिस्म की मौत है, ठीक है ना। आप अगर सो रहे होते हो तब भी आप अलाइव ही हो ना, बॉडी यहाँ है। और जैसे जैसे आप ज़िंदगी में झूठ बोलना कम करोगे, वैसे ये मैं आपको बीच में एक सीक्रेट टोटका दे देता हूँ। अगर आप चाहते हो ना आपके ख्वाब आपको याद रहें और सच्चे ख्वाब आएँ, तो झूठ बोलना बंद कर दें। तो ख़ास तौर पर खुद से झूठ बोलना बंद कर दें। जो अपनी औकात है ना उसको समझ लें। जैसे मुझे मेरी औकात पता है कि मैं किस लेवल का इंसान हूँ, ये मुझे पता होगा तो अल्लाह ताला मुझसे कम्युनिकेट करेंगे। मैं अज्यूम करके बैठ जाऊँगा कि नहीं मैं तो बहुत टाइट किस्म का फिल्म मेकर, अरे मैं तो बहुत फिट सेलिब्रिटी हूँ, मेरी तो ज़िंदगी में कोई मसला है ही नहीं, मैं जो चाहे हो जाता हूँ। पर अल्लाह ताला भी फिर मुझे मेरे हवाले छोड़ देंगे ना, मेरी मदद थोड़ी करेंगे। अगर मुझे अल्लाह ताला से मदद चाहिए तो पहले मुझे अपनी असलियत पहचाननी है कि मेरी कोई औकात है नहीं, ये बॉडी है और इस बॉडी की एक लिमिटेशन है। इसके जो मुझे आगे से रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं ना, जो इमोशंस आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, ये इन्वायरमेंट से उठा रही है। सबसे पहले आपके जो थॉट्स और इमोशंस आ रहे हैं वो आपके बचपन की मेमोरीज होती हैं जो 7 से 8 साल की उम्र तक बनती हैं। क्योंकि उसके बाद जब आपकी प्यूबर्टी हिट होगी तो आपकी ईगो जो है वो फिर फ्रंट एंड पे आ जाती है। वो फिर इन्वायरमेंट के हिसाब से, इंटरेक्शंस के हिसाब से और सेक्सुअलिटी के हिसाब से अपने रिलेशनशिप्स को इवॉल्व करती है। तो अगर आप में फियर है, ग्रीफ है, एंगर है, इस तरह का कोई बचपन में आप में इमोशन फंस गया है, तो आगे जाके फिर आप रिलेशनशिप्स भी टॉक्सिक ही ढूंढोगे। ऐसे शख्स के साथ बैठोगे जो आपका गुस्सा बर्दाश्त कर सके, या फिर आप ऐसे शख्स के पास चले जाओगे जो डोमिनेटिंग होगा। क्योंकि वही ना, अगेन डर की 2 किस्में हैं। एक वो डर है जो आपको हर बढ़ करके अटैक करने को मजबूर करेगा, जैसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स नहीं होता, तो ये ज़्यादातर फौजी यूज़ करते हैं। फौजी अपने आप को इस तरह से ट्रेन कर लेते हैं कि अपने आप को डराना है और उस डर की एनर्जी को यूज़ करना है अटैक करने के लिए। अपने आप को इतना डर से गुजारते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं, इतना फिजिकली अपने आप पे स्ट्रेन डालते हैं कि डर उनके लिए च्युइंगम और आइसक्रीम बन जाता है। ये आप भी कर सकते हो अपने साथ। इसकी बल्कि एक बड़ी मज़ेदार टेक्निक है ये मुझे फोर्सेस के एक शख्स ने सिखाई थी। ये ज़्यादातर स्नाइपर्स को दी जाती है। स्नाइपर आपको पता होगा ना, वो एक ऐसा फौजी होता है इसके पास एक लंबी सी बंदूक होती है, मतलब उसने 300-400 किलोमीटर दूर बैठ के ना अपने निशाने को मारना होता है। अब इमेजिन करें
आप जा रहे हो अफगानिस्तान में और आप हो एक स्नाइपर, आपने 30-35 किलो का तो सिर्फ सामान टांगा हुआ है और आपने अभी 2 दिन चल के जाना है और फिर अपनी मंजिल पे खड़े होके एक बंदे को छुप के गोली मारनी है और फिर वापस भी आना है। क्या अजीब सा काम है। अगर एक बंदा, मैं 10 किलो से ज़्यादा सामान नहीं उठा पाता हूँ, मेरे सर में दर्द हो जाता है। 30 किलो अगर मैं उठा के घूम रहा हूँ और वो बीच में चलते फिरते अभी जा रहा है और उस बंदे का दिमाग घूम गया, उसके अंदर डर आना शुरू हो गया, उसकी मोटिवेशन ख़राब हो गई, उसको कोई ऐसी मतलब ओके चलो उसको कोई अपना दुश्मन दिख गया, उसको छुपना पड़ गया जिसकी वजह से उसका आधा सामान ज़ाया हो गया। अब ये क्या करेगा? तो इसकी टैक्टिक ये है, डर आपके माइंड के अंदर है तो आपने अपने 5 सेंसेस को ट्रिगर करना है उस डर को बंद करने के लिए। मैं समझाता हूँ। जैसे मुझे इस वक्त डर लग रहा है ना, और मुझे ये डर लग रहा है कि मुझे कोई आके मुझे खा जाएगा, मुझ पर कोई हमला कर देगा। मैं एक फ़ौजी हूँ, मुझे लग रहा है कि अरे कहीं भी कोई ना से कोई भी निकल के आ सकता है, मेरे पास तो इतना सामान भी नहीं है कि मैं अपनी हिफाजत कर सकूँ। तो मैंने क्या करना है? सबसे पहले देखो आपको कोई विजुअली चीज़ दिख रही है, अपने सामने कोई विजुअली चीज़ देखें, अगर पत्थर दिख रहा है, मिट्टी दिख रही है, जो भी दिख रहा है उसको देखें, उसका नाम लें, ये पत्थर है। फिर उस चीज़ को टच करें। फिर किसी एक ऐसी चीज़ को आइडेंटिफाई करें जो आप स्मेल कर सकते हैं, कोई एक साउंड ऐसी, कोई मतलब हवा चलने की आवाज़, ये एक साउंड को आइडेंटिफाई करें और किसी चीज़ का टेस्ट आइडेंटिफाई करें। ये 5 आपके सेंसेस है ना, अगर आपने एक बाय एक करके इनको इसको कहते हैं ग्राउंड करना, आपने इनको रियलिटी में ग्राउंड कर दिया ना, इंस्टेंटली आपका सारा डर गायब हो जाएगा। और डर से निकलने का मेन तरीका यही है कि माइंड से बाहर आना है, क्योंकि डर यहाँ है, ठीक है, यहाँ से बाहर नहीं आ सकता डर, यहाँ से बाहर आप लेके आते हो डर को। मैं फिर दोबारा बोलूँगा, 5 सेंसेस हैं आपके, आपकी डर से बुरी हालत हुई हुई है, हाथ कांप रहे हैं, ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है आपके सर पे किसी ने बंदूक रखी हुई हो और आपका डर से बुरा हाल है। तो आपने क्या करना है? सबसे पहले सांस लेनी है, एक ब्रेथ लें और देखें आपको कोई स्मेल आ रही है आसपास में जो कि आपको उस वक्त उस सिचुएशन में उस रियलिटी में ग्राउंड करे। एक स्मेल को आइडेंटिफाई करें, एक विजन को आइडेंटिफाई करें, सामने जो भी कोई चीज़ दिख रही है उसको आइडेंटिफाई करें, अपने पैरों को हल्का सा हिला के देखें ताकि आपको ग्राउंड फील हो, फिर कोई आवाज़ देखें आसपास में जो चल रही है, और सबसे आखिर में अपनी आंखों को फोकस करें, ठीक है जी, क्योंकि जब इंसान पे डर हावी होता है ना तो उसकी आंखें जो है वो काम करना बंद कर देती है, बंदा माइंड के अंदर कहीं चला जाता है। ये 5 स्टेप्स आपने कर लिए ना, ये आप ट्राई करके देख लीजिएगा, ये आप घर में ट्राई करके देखें। आप एक कमरे में बैठें और उस सिचुएशन को याद करें जो आपको डराती है और फिर उस वक्त अपने आप को कमरे में ग्राउंड करें, यही ग्राउंडिंग की एक्सरसाइज। इतना मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आर्मी में, खास तौर पे अमेरिकन और ब्रिटिश आर्मी के जितने भी स्नाइपर्स हैं वो सारे यही ट्रेनिंग यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह बंदे मार मार के आ रहे हैं। तो वो अगर बंदा मार के आ सकते हैं तो आप अपनी ईगो को तो मार ही सकते हो ना, तो कंट्रोल में आ ही जाएगी। इसको एक दफ़ा ट्राई करके देखें, मुझे बताइए अगर ये टेक्निक आपके लिए काम करती है तो इसका मतलब है आपके बचपन का ट्रॉमा जो है वो ट्रॉमा नहीं है, वो बेसिकली बैड मेमोरीज है, तो वो आसानी से कंट्रोल हो जाती हैं। अब कुछ केसेस में ट्रॉमाज होते हैं कि बंदे को इमोशनली टॉर्चर किया गया है, फिजिकली अब्यूज़ किया गया है, सेक्शुअली अब्यूज़ किया गया है, यहाँ तक कि सोशली भी अब्यूज़ किया जाता है, वो एम्बैरस किया जाता है ना, माहौल में, गंदे माहौल में ला के खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी बच्चों के साथ किया करते थे, पता नहीं अब होता ही है नहीं, कि अगर कोई फैमिली फंक्शन है उसमें बच्चे को ज़बरदस्ती खींच के ले आएंगे, ज़रा डांस करके दिखाना उस वाले गाने पे, अबे यार ये कोई करने वाली हरकत है। लेकिन इन चीज़ों की वजह से बच्चों में ट्रॉमास भी बैठ जाते हैं। तो अगर ये ट्रॉमा बैठा हुआ है तो इसकी फिर एक्सरसाइजेज हैं 2, तो मैंने आपको बता दी। अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रही ना तो फिर आपको थेरेपिस्ट की या फिर साइकोथेरेपी करने की ज़रूरत होती है। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। आजकल जितना इंटरनेट और सोशल मीडिया चल रहा है ना, वैसे ही हर दूसरा तीसरा बंदा या तो OCD का मरीज़ है या फिर ADHD का मरीज़ है। तो अगर आप में ये 2 मसले नहीं हैं, अल्लाह का शुक्र करें। और अगर फियर वाला मसला है तो फियर ना करें, ठीक है, फियर को होने दें। फियर एक इमोशन है जो आपकी बॉडी में ट्रिगर होगा। अब वही मैंने आपको बेसिक्स तो समझा दिए, लेकिन ये हर बंदे के लिए वैरी करता है ना। अब कोई बंदा क्रिश्चियन है और स्कैंडिनेविया में कहीं रहता है, फिनलैंड में रहता है, तो उसकी अलग किस्म की फियर्स होंगी। अब मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, मेरी अलग तरह की फियर्स हैं। इमोशन सेम है लेकिन ट्रिगर होने के जो पॉइंटर्स हैं वो वैरी कर जाते हैं। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बैठना है। आधा घंटा लगता है ये करने में, मिनिमम आधा घंटा लगता है। अगर आपने घंटा खींच लिया ना तो उसी वक्त आपके ग्रिप में आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन आधा घंटा खुद को दें, किसी और की नहीं सुननी। मोबाइल ऑफ करो, सब साइड पे करो, बैठ जाओ, आधा घंटा बैठ जाओ और देखो तुम्हारे अंदर क्या अल्लम गल्लम हो रहा है। क्योंकि आप एक रूह हो, ठीक है, आप सिर्फ एक स्पिरिट हो। एक कुरान में वैसे नफ्स का ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, कुल्लुन नफ्सिल ज़ायक़तुल मौत, मतलब हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। तो कुरान ही आपको हिंट दे रहा है
कि आपको मौत परमानेंट नहीं आएगी, मौत का आपको जायका मिलेगा, और फिर जब आप उठाए जाओगे तो परमानेंट ज़िंदगी होगी। तो मौत का डर तो किसी सेंस ही नहीं बनाता। मौत का डर आई आपकी बॉडी से रहा है, और अगर आपके अंदर ईमान नहीं है, फेथ का मसला है, तो फिर आपको अपने डर को, अपने अपने आप को शीशे में बैठ के ये बताना होगा कि मेरा जो डर है वो मेरे अंदर है, वो बाहर नहीं है, मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ। इसको फिर आप सेल्फ थेरेपी करते हो कि आप अपने आप को बार बार बोल बोल के ट्रेन करते हो कि अच्छा भाई ऐसा मसला नहीं है। तो छोटे बच्चे के साथ नहीं करते, छोटा बच्चा रो रहा होता है, आप कहते हैं नहीं नहीं बेटा तू ठीक है, कोई बात नहीं, क्या चीज़ चाहिए आज मैं लेके देता हूँ। ये आपने खुद के साथ करना है, क्योंकि ये वाला ट्रॉमा आप में आएगा ही तब जब आपके पेरेंट्स में से कोई इतना केपेबल नहीं था कि आपको सही से अपब्रिंगिंग दे सके। और इसके लिए अपने माँ बाप को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, इसके लिए इसमें माँ बाप की कोई गलती नहीं है। इस वक्त जिस हिसाब से सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से रिवर्स में जा रही है ना, हम लोग इस वक्त तरक्की नहीं कर रहे हैं, हम लोग जानवर से भी बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खाना, शो मारना और यही है, यही दो चीज़ें चल रही हैं कि अच्छा खाना मिले और अच्छा शो मारने को मिले, ताकि लोगों से हमें वैलिडेशन मिले और हमारी लाइफ सेट रहे। ये 40-45 तक आप करोगे तो आपको सही लगेगा, लेकिन 40 के बाद जब आपकी बॉडी ग्रो करना रुक जाती है ना, हार्मोनल सिक्रीशंस कम होते हैं, टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ख़वातीन मेनोपॉज से गुजरती हैं, तो फिर दिमाग घूम जाता है कि यार ये हो क्या रहा है मेरे साथ। इसी को एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी कहते हैं, इसको मेनोपॉज भी कहते हैं, इसके बहुत सारे नाम हैं। लेकिन ये होगा तब जब आप पे ट्रॉमास फंसे हुए होंगे। अगर आपने अपने उन ट्रॉमास को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तो एक चीज़ की गारंटी मैं आपको ज़रूर देता हूँ कि जिसको डर नहीं लगता ना, उसको कोई नहीं हरा सकता। आपको डर लगता है ना, तो खुद से डरें, खुद की इज्जत करें, खुद पे भरोसा करें। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई इंसान नहीं है, कोई मखलूक नहीं है जो रोने लायक हो या डरने लायक हो। आप अकेले ही आए हो, आपने हर चीज़ अकेले मैनेज करनी है, ये माइंडसेट अपना डेवलप करें। आखिरी वक्त में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आपको ये प्रॉब्लम बहुत दिखता है। इसको हम बेसिकली कहते हैं सेवियर कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी में, कि कोई आएगा मुझे आके बचाएगा, मेरा फुप्पो है, मेरा चाचा है, मेरा दूर का कज़न है, इमाम मेहदी है। इस तरह की थॉट्स आपके अंदर जो प्लांटेड है ना, ये भी आपको अपाइज कर रही हैं, क्योंकि ये आपके अंदर डर बैठा रही हैं कि मैं तो डील ही नहीं कर सकता, किसी और की सपोर्ट होगी तो डील करूँगा। तो प्राइमरी वे ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल फियर, all kinds of doubts that are inside you is to acknowledge that the fear is within you. Nobody can help you cure it. You have to do this alone. आप गाइडेंस ले सकते हो, सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व खुद ही बैठ के करना है। और एक दफ़ा जब आप अपनी एंगर को महसूस करोगे ना सही से, एंगर को और फियर को बॉडी में जब फ्लो होती है, मज़े की बात ये है कि एंगर हो गया, फियर हो गया, ये एक ही केमिकल है, ये सारे एड्रेलिन पे चल रहा है। आपने सुना एड्रेलिन रश आता है, तो जब आपकी बॉडी डर जाती है तो भी एड्रेलिन रिलीज़ करती है कि अचानक से बॉडी में एनर्जी आए भागने की, और जब आपकी बॉडी में करेज आती है तो भी यही सेम इमोशन है, यही सेम केमिकल है, ये है और कॉर्टिसोल है। लेकिन क्योंकि आपकी सोच, आपका माइंड आपको कह रहा है कि ये फियर मुझे हावी नहीं कर सकती, तो उस वक्त वो एड्रेलिन बजाय डिप्रेशन डालने के, बजाय फियर डालने के, आपके अंदर एडवेंचर की फीलिंग डालेगा। आपने देखा ना, लोग होते हैं, वो सलमान खान की फिल्म भी कहते हैं मुझे किक चाहिए। वो किक क्या है बेसिकली? आपकी ईगो, आपका माइंड जो है हर वक्त एक्साइटमेंट चाहता है। आपकी नफ्स कहती है मैं हर वक्त जो है ना मज़े करती रहूँ, कोई ना कोई पार्टी चलती रहे, कोई ना कोई ऐसा सीन होता रहे कि मेरी लाइफ जो है ना वो बोरिंग ना हो। और बोरिंग इज़ हेल्दी, क्योंकि जब आपने अपनी नफ्स को और अपने माइंड को काम डाउन कर दिया ना आधे घंटे के लिए, फिर जाके आपको आपकी रूह की आवाज़ आएगी। अगर आप अभी 10 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा फारिग नहीं बैठ सकते, तो इस बात को बहुत सीरियसली लें और इस पर अभी से काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला से मदद मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला जो मदद कर सकते हैं ना, कोई इंसान नहीं कर सकता। लेकिन अगर अल्लाह ताला आपको ये फील कराएं कि आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए हो कि आपको एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है या आपको साइकेट्री की ज़रूरत है, तो इसमें शर्माइए नहीं। देखें, ये मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, ये उसी तरह होते हैं जैसे आपके किसी ने मुँह पर कट मार दिया है, या किसी ने आपके सर पर तोड़ा मार दिया, या किसी ने आपके जो है ना पाँव तोड़ दिया है, तो उसके लिए डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। अब ये मेंटल वाला जो प्रॉब्लम है, ये माइंड के अंदर इसलिए आपको दिख नहीं रहा, वरना यही वो बीमारियाँ होती हैं सर। इन्हीं से फिर आगे जाके ट्यूमर्स बनते हैं, इन्हीं से आगे जाके कैंसर बनते हैं, क्योंकि एक तो आपके अंदर डर है, ऊपर से आप उसको छुपाए जा रहे हो, और तीसरा आप एक्नॉलेज भी नहीं कर रहे कि आपको डर लग रहा है। आपसे कोई पूछे डर लग रहा है, नहीं मैं तो नहीं डर रहा, ये सबसे पहले तो आपने अपने आप से झूठ भी बोलना शुरू कर दिया। इसकी वजह से फिर आपको सबसे पहला जो प्रॉब्लम आएगा डायबिटीज़ का आएगा, क्योंकि आपका शुगर लेवल हर वक्त जो है ना, इंसुलिन जो है वो कहता है कि भाई मुझे इंसुलिन हर वक्त चाहिए, कि मैं हर वक्त अपने आप को खाना कुछ ना कुछ ऐसा डालता रहूँ, कॉफ़ी पीता रहूँ, कुछ मीठा खाता रहूँ कि मेरी बॉडी एक्टिव रहे। डायबिटीज़ का प्रॉब्लम आएगा, और एक्सट्रीम केसेस में जाके ये कैंसर में कन्वर्ट होता है, क्योंकि आपकी जो मेमोरी है ना वो आपके मसल्स में सेव हुई होती है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि मेमोरी ब्रेन में होती है, मेमोरी बॉडी में भी होती है।
बिल्कुल ब्रेन में होती है, लेकिन ब्रेन में जो मेमोरी है वो सॉलिडिफाई हुई हुई है। जो बॉडी में मेमोरी है, मसल में मेमोरी है, होता है ना, अचानक से रिएक्शन आता है आपकी तरफ, कोई हाथ मारे अचानक से बॉडी पीछे हिलती है, तो वो आपके माइंड ने थोड़ी आपकी बॉडी को लाया ना, आपकी बॉडी ने लाया, उसने सेंस कर लिया कि मेरे पास थ्रेट आ रही है। तो ये वाली थ्रेट आपने मास्टर करनी है अकेले बैठ के, इसका और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये वाला जिक्र कर लो, ये वाला वजीफ़ा कर लो तो ठीक हो जाओगे, बेवकूफ़ बना रहा है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि अगर ऐसा कोई वजीफ़ा, ऐसी कोई दुआ, ऐसी कोई टेक्निक होती ना, तो इस्लाम के अंदर सलातुल खौफ नहीं होती। आपने ज़रूर ये नाम सुना होगा, सलातुल खौफ। मैं इस पे आज का व्लॉग एंड करूँगा कि इस्लाम वो मज़हब है जो आपको नमाज पढ़ते हुए आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर तुम डरे हुए हो तो अपने हथियार साथ में पकड़ के भी नमाज पढ़ सकते हो। अगर खड़े होकर नहीं पढ़ पा रहे, बैठ के पढ़ लो। इससे ज़्यादा और आपको क्या रिलीजन कंफर्ट देगा? लेकिन आपको इस्लाम यही बता रहा है कि आपका डर है, ये आपके अंदर से आ रहा है, ठीक है। जब तक ये डर ख़त्म नहीं होता, सलातुल खौफ पढ़ लो, बाद में नॉर्मल पढ़ लेना, लेकिन इस खौफ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। इसका जो प्रोसेस है ना केमिकल का, वो इसको पूरा करने दो, तो ये आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और जिसने अपने डर को समझ लिया ना, उस पर शैतान कभी हावी नहीं हो सकता। मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, जिसने अपने डर को समझ लिया, उसकी ईगो उस पर कभी हावी नहीं होती। और ईगो ही सबसे ज़्यादा आसान तरीका है शैतान का आपको हमला करने का। आप शैतान में नहीं भी यकीन करते ना, तो अब आपने बेसिक कॉन्शियस के रिएक्शंस को तो समझोगे ना, जो प्रोग्राम्ड हो गए हैं, उनको रीप्रोग्राम करने के लिए या अनप्रोग्राम करने के लिए आपको अकेले बैठना होगा, अपने साथ बैठना होगा, अपने ऊपर भरोसा करना होगा। सब पे भरोसा कर रहे हो, खुद पे नहीं कर रहे। अल्लाह ताला पे नहीं भरोसा कर सकते तो सबसे पहले खुद पे भरोसा करो, क्योंकि जब तुम खुद पे भरोसा करोगे ना, तो अल्लाह ताला भी तुमसे प्यार करेगा, तुम पे भरोसा करेगा कि इस बंदे को खुद पे भरोसा है। देखो मैंने इसको इतना प्यारा बंदा बनाया, इसको इतनी स्किल्स दी, इतनी पावर्स दी, इसने उनको ज़ाया नहीं होने दिया, इसने उसमें भरोसा रखा, इनको यूज़ कर रहा है, तो अल्लाह ताला फिर मदद फरमाते हैं। और जो इंसान अपनी खुद मदद नहीं करता, उसकी फिर कोई मदद नहीं कर सकता। आपको इतनी तो हिम्मत करनी पड़ेगी कि पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका प्रॉब्लम है क्या। एक दफ़ा आपने ये समझ लिया आपका प्रॉब्लम क्या है, 50% प्रॉब्लम तो वही हल हो गया जी। बिकॉज वंस यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, सॉल्विंग इट बिकम्स ईजियर। इफ़ यू डोंट नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, उसको हल कैसे करोगे यार? मैंने बहुत देर तक बोल लिया है, बहुत अरसे बाद व्लॉग बनाया, और व्लॉग में मैं कभी भी सोच के नहीं बोलता। लेकिन हाँ, ये दुआ ज़रूर करना चाहूँगा कि जिस शख्स को ये वीडियो इस वक्त दिखी है, अल्लाह ताला उसको उसकी खौफ के ऊपर, उसकी तमाम ख्वाहिशात के ऊपर अबूर हासिल फरमाए, ऐसी ताकत अता फरमाए कि वो अपने आप को समझ पाए, अपनी खुदी को समझ पाए और अल्लाह ताला से कनेक्ट कर पाए। इस 2025 के दौर में सबसे कीमती चीज़ ना टेस्ला की गाड़ी है, ना दुबई में फ़्लैट है, आपकी अटेंशन है जी। क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है ना आपके हाथ में, ये आपकी अटेंशन को कन्वर्ट कर रहा है पैसों में, ये आपकी अटेंशन को डेटा में कन्वर्ट करता है। ये आजकल का ज़माना है। तो अगर आप अपने मोबाइल को साइड पे रख सकते हो ना, आपसे ज़्यादा विल पावर वाला कोई बंदा ही नहीं है। 5 या 10 मिनट ही रख के देखो, आपको फ़र्क ना महसूस हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। खैर नाम तो नहीं बदलिएगा, यही नाम चलाना है जी। अब तो बेटा है, उसका भी नाम इसी से अटैच्ड है। बट अगेन, थोड़ी सी हिम्मत नहीं, थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। हिम्मत ख़त्म हो जाती है, डिसिप्लिन ख़त्म नहीं होता। मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे और आप सबको अपनी कुर्बत अता फरमाए। और हाँ, अब मैं रमज़ान ख़त्म हो गया है तो मैं लाइव लेक्चर्स जो हैं वो वापस शुरू करूँगा। पहले 2 लेक्चर्स मैं डायरेक्ट यूट्यूब पे ही डालूंगा, क्योंकि वो साथ साथ पढ़ाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। मैं प्रेफर करता हूँ यार एक बंदे से 1-on-1 डील करूँ, ताकि उनका एग्जैक्ट इशू तो समझ में आए ना, सवाल तो मैं पूछ सकूँ। तो लेट मी अपलोड द लेक्चर्स। अब ये फियर का लेक्चर मैं आपको प्रॉपर जो है ना साइकोलॉजी के हिसाब से बना के अपलोड करके देता हूँ। इसके बाद आपके 3-4 और लेक्चर्स आएंगे जो इसी तरह डालूंगा। आपके पास कोई सवाल हो, कुछ हो, आप मुझे ईमेल करो, आप मुझसे व्हाट्सएप पे बात कर लो, आप मेरे इंस्टाग्राम पे आके कर लें मुझसे कॉन्वर्जेशन, मुझे कोई मसला नहीं है। आई वुड बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट। लेकिन फॉर द नेक्स्ट 2 और 3 वीडियोज़ अभी हम लाइव क्लासेस नहीं लेंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट गेट अ ग्रिप ऑन माई सेल्फ। अगेन, मुझे आपने आधा घंटा बर्दाश्त किया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर अता फरमाएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि उससे मुझे आसानी होती है मुफ्त में ये वीडियोस बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जितना डेटा है वो मैं सारा बाहर निकालूँ। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि यूट्यूब मुझे पैसे दे, आप लोगों को ना देने पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।